हाय एवरीवन, सो वी आर बैक। और आज का ब्रेक भी हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। आपने कुछ नोटिस किया? पहले हम 1 घंटे के लिए जाते थे। आज हम इतने एक्साइटेड हैं कि ब्रेक पे जाने का भी ज़्यादा मन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स थे और इतना एक्साइटमेंट है। और 3 दिन से ये जो पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसकी तैयारी पूरे साल चली है। पूरे साल ऐसा हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है। मैं तो खैर सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूँ, बट आई एम सपोज टू से दिस कि भैया मैंने भी थोड़ी मेहनत तो करी है यार। सो द थिंग इज कि पूरे साल एक एक कॉन्सेप्ट था यशपाल सर और प्रतिभा मैम के दिमाग में। एक कॉन्सेप्ट था एंड वी ट्राई टू एग्जीक्यूट इट इन अ वे कि जैसे वो चाहते हैं पब्लिक तक आना, आप लोगों तक आना, ऑडियंस तक फिल्में लाना। दैट वाज द होल सोल टारगेट ऑफ अस कि भाई फिल्में दिखानी है, सिनेमा लगाना है, सिनेमा को सेलिब्रेट करना है, सिनेमा को एक दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंचाना है। ऐसी फिल्में लानी है जो देखी जाए, जिनको सेलिब्रेट किया जाए। और जो सबसे खास बात है, एक बहुत ही बुरे दौर से फिल्म इंडस्ट्री भी गुजरी है, खासतौर से लॉकडाउन में। हमने अभी एक फिल्म देखी, अम्बला कूथन, जो बहुत लोगों ने कहा दोबारा से चली है, पर मुझे लगता है कि वो फिल्म ऐसी है कि दोबारा चलनी चाहिए। और उस फिल्म में दिखाया कि कैसे एक बैक डांसर, और मैं आपको बता दूं वो जो डांसर हैं, जो एक्टर हैं उस फिल्म में, वो रियल लाइफ में भी डांसर हैं। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया था। डेफिनेटली इज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ ही जी है उस फिल्म में। अम्बला पूथन मीन गॉड गॉड ऑफ डांस। तो ही इज अ डांसर इन साउथ फिल्म इंडस्ट्री, उनकी लाइफ। और 3 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड जो उसमें दिखाया, खासतौर से एक्टर्स, एंड नॉट ओनली एक्टर्स, व्हाई ओनली एक्टर्स, सबकी लाइफ पे उसका बहुत बुरा असर पड़ा था। डेली वेजेस वर्कर्स पे पड़ा था, और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों पे भी उसका बहुत असर पड़ा। कईयों पे असर फाइनेंशियली नहीं था, बट साइकोलॉजिकल था। जैसा साइकोलॉजिकल असर बहुत ज्यादा हुआ था कि नेक्स्ट व्हाट, अब क्या होगा। और सच बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री हमारी, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, कहीं की भी हो, बहुत इफेक्ट हुआ उससे। ऑडियंसेस को भी मुझे लग रहा है कि अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिला उतना। और ऑडियंस की बात भी करूंगा, ऑडियंस में हम लोग भी बहुत परेशान रहे। स्लोली स्लोली वी आर गेटिंग बैक, थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल, बट स्टिल watching that film reminds me कि एक एक्टर, एक डांसर, एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी में परफॉर्मेंस करना चाहता है। परफॉर्मेंस इज द ओनली थिंग ही लिव्स फॉर, और उसे परफॉर्म करने का मौके ही नहीं मिल रहे हैं। थिएटर शट डाउन है, स्टेज शट डाउन है, प्लेज नहीं हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस बंद हो गए। वो क्या करेगा? दैट वाज द फिल्म विच वी ट्रूली रिलेट विद। और जिस तरह से उस फिल्म में पूरा वो पीरियड दिखाया है, मुझे लगता है कि वैसी ही साइकोलॉजी के साथ हमारे वो 3 महीने गए हैं। इवन व्हेन वो जब 3 महीने खत्म हुए, एंड यस, उस 3 महीनों के दौरान भी बीआईएफएफ वाज स्ट्रगलिंग। हम लोग ये सोच रहे थे कि कैसे कॉन्सेप्ट तैयार करें, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए, कैसे पब्लिक तक पहुंचे, बिकॉज वी हैव अनाउंस्ड कि दिस इज आवर फर्स्ट ईयर। एंड समहाउ, जैसा कि प्रतिभा मैम ने बोला कि, और फिर लॉकडाउन अनाउंस हो गया, एंड वी ऑल वर लाइक कि बॉस अब क्या करें, हाउ टू गेट स्टार्टेड, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, और कैसे पब्लिक तक फिल्मों को लेके आया जाए। तो बहुत बड़ी जर्नी थी, पूरा हम लोगों ने 1 साल दिया, और आज उस जर्नी का फिनाले है, इज द फाइनल डे। तो अब ऐसा लग रहा है कि यस, वी हैव कम सो फार। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे चेयरमैन के साथ, हमारे फाउंडर्स के साथ, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ।
हमारे साथ गेस्ट में आए अजय ब्रह्मात्मक जी आए, स्वप्ना वाघमारे मैम आई, और आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं टॉक शो में वो हैं मिस्टर दिलीप शुक्ला और मिस्टर आशु त्रिखा जी, वो आने वाले हैं। और अभी हम उनसे आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं पूरे सिनेमा के बारे में, पूरे सिनेमा के ऊपर एक अच्छी चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, दिलीप शुक्ला ये वही है राइटर हैं जिन्होंने दबंग लिखी है, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, और इनका डायलॉग 2.5 किलो का हाथ बहुत फेमस हुआ। हम सब जानते हैं कि जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद धर्मेंद्र साहब आ गए मेरे अंदर, गलत है। और एक डायलॉग इनका और बहुत फेमस है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो बॉस, इसलिए शायद आज हम लोगों ने ब्रेक भी कम कर दिया, क्योंकि ब्रेक पे ब्रेक हो रहे थे, ब्रेक पे ब्रेक, तो हमें ब्रेक सिर्फ कम करना था। तो आज जब सर आएंगे तो विल टॉक अबाउट कि वो डायलॉग्स के आइडियाज कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। एंड देन वी हैव अ गेस्ट, अनदर गेस्ट विद अस, मिस्टर आशु त्रिखा। इज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर। रिसेंट में उनकी फिल्म आई थी वीरे की वेडिंग, तो आज वो भी हमारे साथ हमको ज्वाइन करेंगे। और फिर यशपाल सर हैं हमारे साथ, प्रतिभा जी हमारे साथ हैं, दिलीप शुक्ला जी हैं, आशु त्रिखा जी हैं। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। अपने नेक्स्ट जो हमारा शो है वो है लेट्स टॉक, उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, एक चीज और, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द फिल्म मेकर्स जिनकी फिल्में यहाँ आई, जिनकी फिल्में ऑफिशियल नॉमिनेशन पाई। बट वी रियली अप्रिशिएट टू ऑल दोज फिल्म मेकर्स जिन्होंने 180 फिल्म मेकर्स जिन्होंने अपनी फिल्में हमको यहाँ पे भेजी। हम लिटरली दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और हम हर एक को ऑफिशियल नॉमिनेशन डेफिनेटली नहीं दे सकते थे, इसलिए ये नहीं है कि आपकी फिल्म कम अच्छी है या आपकी फिल्म ज्यादा अच्छी है। इट इज जस्ट दैट कि BIFF के कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज थे, उन क्राइटेरियाज में जो फिल्में फिट हुई हमने उनको नॉमिनेट किया। और आप बहुत अच्छा सिनेमा आप लोग बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जब हम इस इवेंट को दोबारा करेंगे तो आप लोग हमें फिर से फिल्में भेजेंगे। और अब आगे बढ़ने से पहले यार पार्टनर्स का नाम लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी, बिकॉज दे हैव स्टूड विद अस। बिना उनके शायद ये शो पॉसिबल नहीं होता, और बिना सर के और बिना सर के शो पॉसिबल करना मुश्किल था। तो आई एम गोना जस्ट अनाउंस द को-पार्टनर्स। So Bollywood International Film Festival in association with Garnet and Gold presents BIFF 2020, और हमारे को पार्टनर्स हैं। कैन वी हैव देम ऑन स्क्रीन प्लीज? स्क्रीन पे हमें एक हमारे को पार्टनर्स का नाम मिल सकते हैं क्या? तो मैं नाम लूंगा तो उनको लगेगा कि यस वी आर ऑन द स्क्रीन। Anybody listening me? Okay, it's okay, it's fine. So the co-partners are Swaika. Thank you, Swaika. 3Icon is a co-partner. Anhad Nath Studio. Thank you, sir. And we have us with us is Film Freeway, Fine Grain Films, Eslas Design, Ghumle Guru, and Pehel. Pehel is an organization run by Pratibha Sharma ji. So thank you to all co-partners for standing with us in this rough period of Corona and negativity and everything. We are trying to be positive. We are trying to do our best to remain positive. और नेक्स्ट, ओके, एक्टर अशोक मेहता जी, आपका स्वागत है सर। ओके, या वेरी थैंक यू सर। एंड yes, Shweta is saying we will soon witness the talk show by our dignitaries. Definitely Shweta, मैं वही अनाउंस कर रहा हूँ यार। या सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और एक छोटी सी बात जस्ट वांट टू से कि हम सभी कभी ना कभी फिल्में देखने के लिए स्कूल से बंक करके जाते थे। अगर आपका तो मुझे नहीं पता, ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत गया हूँ। मुझे नहीं पता था, तब बहुत मार पड़ती थी, तब बहुत डांट पड़ती थी, छुपते छुपाते जाते थे। अब वो डेफिनेटली थोड़ा तो बड़ा हो ही गया हूँ यार, स्कूल की एज तो काफी पीछे निकल गई। बट आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे कभी नहीं पता था कि आज मैं सिर्फ फिल्में ही फिल्में देखूंगा और मैं ही BIFF को मुझे होस्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। तो इट सेज कि लाइफ गोज अराउंड,
कि एक समय था जब फिल्में देखने के लिए ओके रजत एक्टिव, मैं भी बहुत गया हूँ। डेफिनेटली रजत, यस वी कैन रिलेट टू इट यार। और हम लोग का एक क्रेज है, एक पैशन है सिनेमा। और मुझे याद है कि फिल्म रिलीज हुई एंड आई रिमेम्बर मोहब्बतें रिलीज एंड आई वाज देयर स्टैंडिंग इन लाइन और पुलिस वाले डंडे चला रहे थे। हम फिर भी खड़े थे और हमें फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना था और मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। आई स्टिल नो इफ माय फादर वुड हैव बीन वाचिंग दिस तो उन्हें पता लग जाएगा। बट यस दिस वाज द लव फॉर सिनेमा। आज शायद उसी पैशन और उसकी वजह से ईश्वर ने मुझे यहाँ पे BFF का ही होस्ट बना दिया है और पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ फिल्में देख रहा हूँ। और यस, सबसे बड़ी बात, अब ना तो मैं बंक मार रहा हूँ, ना मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ कह रहे हैं। एवरीबडी इज okay with this कि okay you want to watch cinema, you love cinema, it's fine with us. So definitely yes, following your passion takes some time, friends. Or all the filmmakers, they are following their passion. I know it's very hard to make a film. एक शॉर्ट फिल्म बनाना, एक मोबाइल फिल्म बनाना, नो मैटर भले ही वो 2 मिनट की फिल्म हो, भले ही वो 1 मिनट की फिल्म हो, बट टेक्स एन एफर्ट. मोबाइल फिल्म बनाना इज एज डिफिकल्ट टास्क एज मेकिंग a 75 mm film, 75 mm screen film. It is as difficult as that. It's not easy. So all short filmmakers, all filmmakers जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं सिर्फ इसलिए बना रहे हैं because they want to be a good filmmaker. They want to be the next Raju Hirani. They want to be the next Steven Spielberg. Definitely yes. If you are thinking, then think big. That's what I want to say. So to all those people, this is the platform. We acknowledge everybody. We acknowledge your effort. Maybe बहुत सारे ऑडियंस ने कुछ फिल्मों को नहीं भी पसंद किया और कुछ फिल्में बहुत पसंद आई. कुछ फिल्मों में maybe it's because of the approach, the thought process. It could be different. You know, you are a director. You are आप अपनी कहानी कह रहे हैं. Definitely आप अपनी कहानी कह रहे हैं और ये जरूरी नहीं कि हर बार आपकी कहानी से कोई रिलेट कर पाए. But then you have the freedom. You know, you have the freedom to express. That is what cinema is for. Sometimes you just express yourself. You don't make movies just to please audience. Sometimes you just have to, उनको झकझोरने के लिए भी कभी-कभी आप फिल्में बनाते हैं. You don't have to entertain them all the time. And this is the platform where we acknowledge this. तो हमारा ये बहुत सीधा और सर का बहुत क्लियर था कि films are supposed to give a good message to the society. And even if it is not good, giving a good message, even if it is not entertaining, थोड़ा झकझोर तो रही है ना, अपनी बात तो कह रही है, कहीं किसी की कोई ना कोई बात तो आगे आ रही है, किसी भी माध्यम से आए. सिनेमा के माध्यम से आ रही है बात, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आ रही है, एनिमेशन के माध्यम से आ रही है, म्यूजिक के माध्यम से आ रही है, डांस के माध्यम से आ रही है और कैमरे के माध्यम से आ रही है. So anything which is in front of a cellulite, it's a story. और स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो फिल्म मेकर्स का तरीका है, जो स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है, उसके जो हमने जो डिफरेंट तरीके देखे हैं यहाँ पर. You know, we have watched, आज ही हमने एक फिल्म देखी बीम. There was no dialogue, nothing. It was just there. एक फिल्म Deep Fears. Everybody said it's a very soft, it's a very polite film. It's a very cute film. You know, you don't have to be a big, you don't have to be so big, so invest so much. It's the thought जो आप पहुंचाना चाहते हैं और जो मुझे लगता है हम तक पहुंचा. और मुझे लगता है कि हमारी जो भी फिल्में यहाँ पे चली, वो ऑडियंस को अपना मैसेज क्लियर करके गई. उन्होंने जो भी डायरेक्टर्स थे, ओके, अशोक मेहता जी ने लिखा है, I'm gonna VCR देखता था पिताजी ने कमर में ब्रिक्स मारे. ओके, यस, VCR, डेफिनेटली वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बॉस, हमने भी बहुत देखा है. कैसेट में ला के फिल्में देखते थे. अभी तो इट्स वेरी इजी, अभी तो इट्स एक टेक्नोलॉजी का टाइम है. मैं यहाँ पर हूँ, आप अपने घर में हैं, एंड वी आर स्टिल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, एंड द मीडियम इज सिनेमा. मुझे लगता है कि अगर मैं सिनेमा के अलावा कोई और बात कर रहा होता तो शायद 10 घंटे 8 घंटे लाइव रहना बहुत पॉसिबल नहीं है. लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. बट वी कैन कनेक्ट थ्रू सिनेमा, वी कैन कनेक्ट थ्रू आर्ट, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक फेस्टिवल्स डू. Bollywood International Film Festival is a platform where we connect these things. You know, we connect audiences through cinema, and not only audiences. Every audience has its own story.
आपके पास भी अपनी कहानियाँ होंगी, आपके पास भी अपने विचार हैं और आपको भी लगता होगा कि मैं भी सिनेमा बना सकता हूँ या आप चाहते होंगे कि मैं ऐसी फ़िल्में देखना चाहता हूँ। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम हर तरह की फ़िल्में, अच्छी फ़िल्में उठाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अ हर फ़िल्म इमोशनल होगी या हर फ़िल्म कोई डार्क स्टोरी लेकर आ रही होगी। कुछ फ़िल्में अलग-अलग बातें कहती हैं, कुछ फ़िल्मों का मकसद अलग होता है और उस मकसद को कभी-कभार हम समझ पाते हैं, कभी नहीं भी समझ पाते। आई जस्ट वांट टू से एंड आई जस्ट वांट टू थैंक आवर ऑडियंस। आपके बिना हम यहाँ पे नहीं होते। हम आपके लिए ही आए थे और आपका सपोर्ट मिल रहा है। अभी भी कुछ लोग हमें देख रहे हैं, मैं उन सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर्स जिन्होंने हमें फ़िल्म भेजी, मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारी टीम, बॉलीवुड इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की टीम, टेक्निकल टीम, क्रिएटिव टीम, मार्केटिंग टीम, पूरी टीम को मैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ बिकॉज़ आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं, बातें बहुत हो गई हैं और आगे चलते हैं। अब हम लेट्स टॉक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स टॉक हमारा एक इवेंट है, जो पिछले 2 दिन से चल रहा है, जिसमें यशपाल सर और प्रतिभा मैम आते हैं, होस्ट करते हैं और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो नन अदर देन दिलीप शुक्ला जी एंड आशु त्रिखा जी। लेकिन उससे पहले बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है यार ये। उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ, समवन फ्रॉम आवर टीम फ्रॉम बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन। हमारी टीम की बहुत स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं एंड व्हेनेवर जब भी हमें लगता है कि कुछ ऐसा है कि कुछ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम है तो हम उनको अप्रोच करते हैं। शी इज़ अ वेरी पैशनेट एक्टर, theater artist and a banker, and she is also a festival coordinator of BIFF. So, if it is possible, can we have Neeta Campus G on screen with us? Ah, how are you, ma'am? Volume. Okay, okay. I guess there is some voice issue. Yeah, Neeta ma'am. Okay, again there is an issue. Again there is an issue. Should we? Okay, yeah. Okay, so she is with us. वो थोड़े 1-2 मिनट में आ जाएंगी. Okay, I'm gonna read a comment from Rajat Active. सर, हम भी शुक्रगुजार हैं कि आपके माध्यम से हमें ये फिल्में देखने का मौका मिला. शुक्रिया. फ्रॉम लखनऊ. रजत, आई एम इन कानपुर मेरे दोस्त. मैं कानपुर में हूँ, तुम लखनऊ में हो. और यशपाल सर बॉम्बे में हैं और हमारी टीम के बहुत सारे मेंबर्स देश के अलग-अलग हिस्सों से हैं एंड वी आर डूइंग दिस इवेंट फ्रॉम आवर होम्स, वर्किंग फ्रॉम होम. मैंने कभी नहीं सोचा था रजत कि हम वर्क फ्रॉम होम में इतना बड़ा लाइव इवेंट कर सकते हैं. आई मीन दैट्स द टेक्नोलॉजी माय फ्रेंड. टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब एक्सेसिबल कर दिया है सब कुछ कि मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को भी अंदाजा नहीं होगा कि हम सब लोग अलग-अलग जगह से इनकॉर्पोरेट होके दिन रात जाग करके वी आर डूइंग दिस इवेंट. तो ये थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लगता है बट आई गेस वी हैव अचीव्ड इट. और बीआईएफएफ को तो 3 दिन हो रहे हैं, आज तीसरा दिन है. इट्स आवर थर्ड डे एंड पूरा दिन, पूरी रात फ़ोन पे और सारे डिस्कशंस करके समहाउ हमारी टीम की वजह से ये पॉसिबल हुआ. समहाउ हमारे मेंटोर्स के गाइडेंस की वजह से ये पॉसिबल हुआ. और यशपाल सर, प्रतिभा मैम, जैकलिन मैम, दीज़ गाइज़ आर लाइक मेंटोर्स टू अस. और नीता जी, जिनको आपने अभी देखा, अ वेरी स्वीट पर्सन. इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये मैं नहीं कर सकती, ये तुम नहीं कर सकते. सो इट हैपेंस. And she's a banker, she's a full-time banker, she used to work. और then comes Shefali ने अभी भी coordination चल रहा है. She's handling everything very beautifully. And then we have योगेश जी with us, जो ये पूरा हमारे इस शो के बिग बॉस हैं. He's sitting somewhere else. कोई भी फिजिकली किसी के कांटेक्ट में नहीं है
और आप देख सकते हैं कि एक लाइव इवेंट हम लोग कर रहे हैं, दैट वो भी इसलिए बिकॉज वी ऑल आर पैशनेट अबाउट सिनेमा, एंड आई गेस यू गाइज आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट सिनेमा बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर हियर। ओके, अशोक मेहता ने जी ने कुछ कहा है कि श्री यशपाल सर ने इतनी ऐड की, मुझे बीएफएफ से जुड़ना पड़ा। यश सर महान एक्टर हैं, डेफिनेटली महान एक्टर हैं। नरेश वत्स जी कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम, थैंक यू सो मच। यशपाल सर की वजह से जुड़ पाया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। डेफिनेटली यस, उनका धन्यवाद हम भी कर रहे हैं बिकॉज उनकी छत्र छाया में ये सारी चीजें हो रही है। यशपाल सर की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं, प्रतिभा जी की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। दे हैव ट्रस्टेड अस, उन्होंने हम पे भरोसा किया। दे हैव गिवन अस द अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, यू डू व्हाट यू वांट, आप लोग अपने तरह से करो, जस्ट टेल मी व्हाट, मुझे क्या करना है बस मुझे वो बताओ। दैट्स द ओनली थिंग यशपाल सर हैज ऑलवेज सेड टू अस कि भैया मुझे बता दो मुझे क्या करना है। तो ही हैज गिवन अस द फ्रीडम। And then yes, Jacqueline ma'am came and Jacqueline ma'am was there for us and she was like कि हम लोगों को सारी चीजों में गाइड करना, she was there. She is still अभी भी I guess she is handling everything from behind. तो these are the people, they are the mentors जिनकी वजह से BIFF अपने पहले साल में फर्स्ट ईयर 180 फिल्म्स, बेंचमार्क 10 घंटे का लाइव इवेंट फ्रॉम 3 days, फ्रॉम लास्ट 3 days वी आर लाइव 10 hours a day. It's a huge, मतलब आज आई एम रियलाइजिंग टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अ शो एंड डेफिनेटली it's a last day for this year, but maybe it's a beginning for next year. आज I'm gonna realize, आज मुझे realize हो रहा है, I'm sorry, कि what we have achieved first year. And it's all because of you guys, it's all because of our team, it's all because of the filmmakers and Yashpal sir and Pratibha ji and Jacqueline ma'am. Thank you so much. And मुझे लग रहा है कि अब तो शायद बहुत देर हो रही है, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे यार. So let's move on with the Let's Talk show. Can we have Neeta ma'am with us on screen? Okay. आई गेस नीता जी का थोड़ा सा वॉइस इशू अभी सही नहीं हो पाया है, शायद इसलिए गेटिंग डिले। टेक्निकल टीम से आई एम जस्ट आस्किंग, कैन समवन जस्ट रिप्लाई, सच्ची मेहनत हमेशा सवाल होती है। श्वेता, यू हैव रिटन सवाल होती है, बट आई एम गोना रीड इट सफल होती है। आई गेट योर पॉइंट, यस इट इज, यस सफल आपका बाद में आया विद स्टार। आई डू अंडरस्टैंड कि सच्ची मेहनत हमेशा सफल होती है। एंड यस, श्वेता इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ BIFF, और श्वेता वो हैं जिन्होंने फर्स्ट डे एंकर एज एंकर हमारे साथ आई थी, बट ड्यू टू सम उनको शायद और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है BIFF की तरफ से, तो वो उसमें थोड़ा बिजी हैं। बट यस, आज सब लोग हमारे सामने आएंगे। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्कार सौरभ जी, मैं अल्पना। जी अल्पना जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ही कमाल का संचालन, बहुत खूबसूरती से आप लेकर के चल रहे हैं पूरे प्रोग्राम को। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 वाकई कमाल किया है, इतिहास रचा है प्रतिभा मैम और यशपाल सर ने। बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 10 घंटे का ऑनलाइन इवेंट इज अ बेंचमार्क। मतलब अभी तक जहां तक इस कोरोना पीरियड में मुझे पता है, कोई भी ऑनलाइन इवेंट इतना बड़ा नहीं हुआ है लाइव। सो मुझे लगता है कि हाँ, आप हमें उसके लिए भी कांग्रेचुलेशन बोल सकती हैं। बिल्कुल कहूंगी मैं। और मुझे क्या लग रहा है, मैं जैसे लगातार देख रही थी फिल्में भी और सब, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर लॉकडाउन में भी ये हुआ होता ना तो कमाल होता, क्योंकि उन दिनों हम बिल्कुल घरों में बंद थे और लगातार जो है सारे प्रोग्राम्स का लुत्फ लेते हम। तो लाजवाब जो है ये कोशिश है। और इससे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स बंद हैं, जो नहीं हो रहे हैं इन दिनों, गैदरिंग का भी चक्कर पड़ता है, सभी इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो उन सभी के लिए प्रेरणा बनी है ये। वाकई एक लाजवाब कोशिश, बेहतरीन कोशिश।
और प्रतिभा मैम और यशपाल सर के लिए कहना चाहूंगी कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, एक चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। तो वाकई वही कोशिश है। तो चलिए इसी के साथ फिर हम अपना लेट्स टॉक शुरू करते हैं। प्रतिभा मैम को हम ऑन स्क्रीन लेते हैं। मैम, आप कुछ दो शब्द कहें उनके बारे में और फिर हम उनको स्क्रीन पे बुलाते हैं। प्रतिभा शर्मा मैम एक ऐसी शख्सियत है जो लाजवाब अदाकारा है, सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, कमाल की कवयित्री हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, और एक ही शख्सियत में इतनी सारी खूबियां होना वाकई हैरत की बात है, लेकिन ये सच है। मैंने उनके हर एक रूप को बड़े ही नजदीकी से देखा है। सिर्फ एक अगर थिएटर को छोड़ दें तो फिल्मों में उनका अभिनय जिस संजीदगी के साथ वो करती हैं वो कमाल करती हैं, और साथ ही साथ उनका कवयित्री का रूप जानने का, उनकी रचनाओं को पढ़ने का भी मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है। और कमाल की बात यह है कि वो रेडियो में अनाउंसर भी रही हैं। उनके आवाज का उतार और चढ़ाव जो है वो हमें बता देता है कि कितनी खूबसूरती से शब्दों पे ध्यान देना और उन्हें प्रस्तुत करना ये कला उन्हें आती है। राज्य सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो घोषित हो चुकी हैं। कई धारावाहिक फिल्मों और लघु फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 4 लघु फिल्में और एक फीचर डॉक्यूमेंट्री आमो आखा एक, कमाल की डॉक्यूमेंट्री जो मैंने कई बार देखी है, और जितनी बार देखी है उसमें कुछ नया पाया है। बहुत ही अभूतपूर्व प्रयोग रहा और उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। हिंदी सिनेमा के शायद ही कोई ऐसे निर्देशक होंगे जिनके साथ, ऐसे बेहतरीन निर्देशक जो यथार्थवादी सिनेमा को महत्व देते हैं, उन सभी के साथ काम करने का अवसर मैम ने पाया और अवसर पाकर के अपने आप को साबित किया। बहुत ही खूबसूरत अभिनय उन फिल्मों में उन्होंने किया है। और अगर थिएटर को देखें तो थिएटर में तो खैर उनका कमाल का और लाजवाब काम रहा ही है। एनएसडी से पास आउट हैं और एनएसडी में एक ही बार में उनका सिलेक्शन होना ये भी काबिल तारीफ बात है। एम के रैना साहब, बंसी कौल साहब, अभिलाष पिल्लई जी, लक्ष्मी अनुराधा कपूर, अनामिका हक्सर, रघुनंदन जी, अमल अलाना, त्रिपुरारी शर्मा जी, इन सभी जितने भी निर्देशक हैं जैसे कि बीबी कारंत, राम गोपाल बजाज जी, अशोक पुरंग, सलीम आरिफ, अबनार सादिक, राजा बुंदेला जी, मोहन महर्षि, सांख्या इबो मम्मी, डी आर अंकुर, डी एम शाह, सभी के साथ उन्होंने काम किया है और बहुत ही बेहतरीन सशक्तता के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि संवेदनशीलता उनकी बहुत कमाल की है। समाज सेवा का काम भी वो लगातार साथ साथ बहुत खूबसूरती से कर रही हैं और महिलाओं के हक की आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं रहती। तो ऐसी बाकमाल शख्सियत को, और जो कि फाउंडर हैं हमारे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, हम उन्हें बुलाना चाहेंगे बहुत सम्मान के साथ, बहुत ही स्नेह के साथ। कैन वी हैव प्रतिभा जी ऑन स्क्रीन विद अस? स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैम आपका। और आपका चेहरे मैम आपको आज प्रतिभा मैम कैसा महसूस कर रही हैं आप? फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भी हवा में तैर रही हूँ। क्या क्या बात है। आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि ये जो आपने लिया था निर्णय, इतने बड़े स्तर पर ये कार्य करने का, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसकी सफलता आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, उसकी चमक जो है दिखाई दे रही है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत प्रयोग मैम ये वाकई। और लॉकडाउन के दौर में, उसके बाद जैसे जैसे हम कोरोना के उससे निकल रहे हैं, हालांकि निकल नहीं पाए अभी पूरी तरह से, ऐसे दौर में ऑनलाइन बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करने का ये निर्णय क्या वाकई ऑनलाइन ही करने का था या इससे इतर आपने कुछ सोचा था कि ऑफलाइन किया जाए और बाद में एकदम से प्रक्रिया चेंज हुई? हाँ, नहीं, पहले तो ये कुछ, मतलब पहले तो कुछ भी नहीं पता था ना कि क्या कोरोना और क्या, कुछ था ही नहीं उस वक्त तो ना, जब हमने शुरू किया था काम। शिफाली, सौरभ साथ थे, चारू मैम साथ थे, तपन साथ थे, राहुल साथ थे हमारे। और जब हम लोग यहाँ पे मेरे घर पे बैठे, हमने बातें की, फिर उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुआ है, और तब से हम लोग साथ चलते आ रहे हैं। और उसके बाद जब हमने सोचा कि अब इस थिएटर में करे, उस थिएटर में करे, उस स्पॉन्सर से बात करे, हम कर ही रहे थे ये सारी चीजें।
और उसी दौरान लॉकडाउन नाम की एक कोई भयंकर सा एक बड़ा सा पत्थर हमारे ऊपर गिर गया। अरे बाप रे, ये क्या है, मतलब अभी बाहर नहीं जा सकते, इससे बात नहीं कर सकते, जाना है तो मास्क पहन के जाना है, बाहर से आना है तो हाथ धोना है, बाहर जाना है तो सैनिटाइजर हमेशा हाथों में लगाते रहना है। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या है ये कुछ नया ही कुछ बड़ा सा पत्थर हमारे ऊपर गिर गया। और सारी जैसे जितनी सारी कल्पनाएं, आकांक्षाएं, स्वप्न सारे जैसे कि ना एकदम से ठप। हाँ, अब क्या करें, एक ब्लैंक पॉज, कुछ भी नहीं आगे, ब्लैंक अंधेरा गुप। अब क्या करेंगे? अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। क्या करें? घर में डिशेस बना रहे खा रहे, यूट्यूब पूरा खंगाल लिए, सारा खा लिया। अब क्या करें? मतलब फिर मैंने बात की, मेरी जो हमने एक छोटी सी बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक छोटी सी कमेटी बना रखी थी, उसमें हमारी एक डायरेक्टर रही है चारू मैम। मैंने उनसे बात किया तो मैंने कहा मैम हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते इस पूरी ईयर को, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये घर में बैठ के, और फिर हम कब पहुंच पाएंगे उन थिएटर्स तक, छोड़ दीजिए उसको, हम ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल करते हैं। तो इन सभी लोगों ने, सौरभ, शेफाली और सभी लोगों ने मेरे साथ चल दिए। ये लोग बिल्कुल अंधाधुंध है, ये लोग भी उन्होंने मेरे कंधे पे मतलब सरक दिया, चलो मैम आप जहाँ लेके चलोगे। क्या बात है। हाँ, और फिर हम लोग सब चल पड़े और शुरू हो गया ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल। और फिर वो जब गाड़ी एक बार निकल पड़ी तो फिर नहीं रुकने का नाम लेती है, फिर रोज का काम, फिर हफ्ते हफ्ते की मीटिंग, वो भी जूम ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की कि भाई हमें मिलाया। वहां से हम साथ में हफ्ते में एक मीटिंग, और फिर उसके बाद डिस्कशंस, और फिर कैसे क्या करना है, कितनी एंट्रीज आई फिल्म प्रीव्यू से लगातार बात, और फिर इस तरह से फिर आज तो 3 एंट्रीज आ गई। माय गॉड, 3 एंट्रीज आ गई। क्या बात, क्या बात। तो इतने खुश होते थे हम लोग, और पूरा मतलब हमारे जो ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, तो उसमें एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता था। माय गॉड, 3 एंट्रीज आ गई, 2 एंट्रीज आ गई। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे चलते गए। हमारी टीम ने बहुत पेशेंस रखा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ी जैकलिन जिंदल मैम, जो ग्रेनाइट गोल्ड की हेड है, और शी इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो वो हमारे साथ जुड़ने के बाद तो मतलब बल्ले बल्ले सब लोग, मतलब सब लोगों को काम पे लगा दिया उन्होंने, मतलब क्या बात, क्या बात। जी लेडी जेम्स बॉन्ड, और वो सब लोग अपना काम शुरू हो गया। फिर मतलब हम सोच नहीं पा रहे कि आज हम इवेंट कर रहे हैं, यू नो, इतना मतलब वो जैसे कि मतलब हमारे जैसे जो सपने हमने देखे थे वो एक एक करके जैसे बड़े आसानी से, सुंदरता से सफल हो गए। आज हम आपके सामने हैं। क्या बात है, क्या बात है। जितना खूबसूरत ये 3 दिनों का फिल्म फेस्टिवल है सौरभ जी, उतना ही खूबसूरती से मैम ने मतलब जिस तरह से बताया है, वाकई कमाल अनुभव। आपका क्या कहना है सौरभ जी? जी मैम, मैं तो ये बस कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो ये सफर देखा भी है मैम के साथ, और मैं तो आज जो मैम की खुशी है ना, उससे मुझे लग रहा है कि हम लोग काफी हद तक सफल हो गए हैं जो हम करना चाह रहे थे। उस खुशी से ये पता लग रहा है कि यस वी हैव अचीव्ड एटलीस्ट, मुझे 100% नहीं पता, लेकिन 70-80% तक तो हम मैम पहुंच गए, जहां तक हम विजन लेके चल रहे थे। जी 70-80% ही नहीं, बल्कि सौरभ जी मैं कहूंगी कि 100% मानिए आप इसे, क्योंकि ऑनलाइन इस तरह का प्रयोग आप नहीं, मतलब सोच के देखिए कितने लोगों को इससे प्रेरणा मिली है कि हाँ, फेस्टिवल ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक नवीन शुरुआत आप लोगों ने कर दी है, और इसमें ये भी फायदा है कि जब भी लोग देखना चाहें फिर से देख सकते हैं। दूर दूर तक इसकी पहुंच जिस तरह से हुई है, मान लीजिए हम फेस्टिवल कर रहे हैं, एक ही सभागार में है, जितने लोग आएंगे उतना देखेंगे, लेकिन इसकी तो पहुंच ही बहुत दूर दूर तक मतलब हुई है, और बहुत शानदार ये पहल रही है। तो मैम, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सिनेमा कैसा दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सिनेमा के नाम पर अर्न गर्ल कुछ भी जो है फिल्म के नाम पर,
चल रहा है, मोबाइल सबके हाथ में है, कुछ भी देखा जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है, तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रही फिल्मों के चयन में? देखिए, ये मेरे जो सब सारथी है जी के ऊपर मैंने ये भार सौंप दिया था, जी जी खाली सौरभ। तो उन्होंने फिर उस रथ को हाँका और उन्होंने सारी फिल्में देखी रात दिन। हालांकि मैंने भी सारी फिल्में देखी हुई है, ये जो भी सारी फिल्में आज चल रही है वो सारी मैंने देखी हुई है। मुझे तो मतलब वो कुछ फिल्में हैं जो इतनी दिमाग में रह जाती है और आपको इतनी हार्ट टचिंग लगती है और वो इतनी हिट कर जाती है कि यू फील लाइक आप उसी में रहते हो काफी देर तक, काफी देर तक आप उसी में रहते हो। जब तक दूसरी फिल्म आती है उसके साथ जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है आपको, है ना? तो वो फिल्मों का जो चयन था वो मैं, हाँ मतलब इन लोगों की जो सेंसिबिलिटी मैंने देखी, सौरभ की और शेफाली की, बिकॉज दे आल्सो फ्रॉम दिस मीडिया, और उनको उनकी एक समझ है उन लोगों में, एक बहुत अच्छी गहरी समझ, हाँ गहरी समझ है फिल्म के प्रति। मैंने एक छोटी सी फिल्म शेफाली ने बनाई हुई थी, वो देखी थी, मुझे लगा था कि शी इज द फ्यूचर ग्रेट फिल्म मेकर। बहुत कमाल की, हाँ बहुत कमाल की वो फिल्म थी, और मुझे लगा कि ये काम इनको सौंप दिया जाए और ये बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और उन्होंने किया। बिल्कुल मैम, उन्होंने किया और उन्होंने साबित किया। पिछले 3 दिन से हम सौरभ जी को भी देख रहे हैं, पल्लवी जी को भी देख रहे हैं, शेफाली जी को भी हमने देखा, जिस तरह से ये लोग अनथक मेहनत कर रहे हैं और लगातार समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, वाकई काबिले तारीफ है। और मैम कहीं न बिल्कुल सौरभ जी, आप हकदार हैं, बहुत ही खूबसूरती से आप संचालन करते हैं। मैम मेरे जहन में एक बात और ये आ रही है कि जैसे मान लीजिए हम ऑफलाइन भी आगे चल के स्थितियां जब सामान्य होंगी और हम ऑफलाइन भी अगर करते हैं फेस्टिवल, तो मुझे ये लगता है कि बहुत दूर तक पहुंच के लिए हमें साथ में कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाला वर्जन भी लेकर चलना चाहिए। आप क्या मानती हैं आगे के लिए, ऐसा कुछ कि ऑनलाइन भी कुछ इसका लगातार चलता रहे और लाइव सेशंस के जरिए? हमारे लेट्स टॉक तो रेगुलर चलते ही हैं। हमने एक नई इजाद की है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ऑनलाइन इवेंट। जी जी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुला के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, फिल्म के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं लेट्स टॉक में। तो वो हमारा ऑनलाइन इवेंट हमेशा चलता रहता है। और दूसरा ये है कि हम लोग अभी फिल्म फेस्टिवल के बारे में, इस फिल्म फेस्टिवल के नशे से निकल जाए, फिर हम दूसरा कुछ सोचे। क्या बात और आप बिल्कुल सोचेंगे मैम, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और कलाकार कभी ऐसे बैठ नहीं सकता। जो वो आप टाइम पीरियड बता रही हैं कि लॉकडाउन में बस खाया और बस चल दिए, वो पचता नहीं है। कलाकार के दिमाग में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है और हर आवश्यकता नए आविष्कार को जन्म देती है, ये निश्चित तौर पर तय है। लेकिन एक प्रश्न और मैम आपसे जानना चाहूंगी कि जब ये ऑनलाइन करने का सोचा तो थोड़ा कुछ रिस्क लगा था आपको कि पता नहीं कैसा लगेगा लोगों को, कैसा कितना रुचेगा, ऐसा कुछ लगा हो? नहीं एक्चुअली ना, हम लोग बहुत तहे दिल से बता रहे कि हमें नहीं पता था कुछ भी। क्या बात है, क्या बात है। हम बस चल दिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे पे विश्वास रख के, हम ना आंखें बंद करके एक खाई में गिरे हैं सबके सब, जहाँ पे हमें पता नहीं कि कितनी नीचे है और कितना नीचे जाना है हमें, और कितना नीचे जाना है, या जाते ही जाना है। तो अब उस खाई से क्या क्या कुछ निकल के आज कैसा लगा? बड़ा ही मतलब एक सपनों के माहौल में उसने हमें पहुंचा दिया है। मतलब एक स्वप्न से सुंदर नगरी बन गई है हमारी ये बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। हाँ जी सौरभ जी, आपका क्या मानना? अल्पना मैम, मैं सोच रहा था कि हम यशपाल सर को भी इनवाइट कर लेते हैं। आप क्या कहती हैं? तो जी यशपाल सर को भी आप इनविटेशन भेज दीजिए। जी जी बोलो। यशपाल शर्मा जी, आप बताएं जी। बिल्कुल, यशपाल शर्मा सर जो हैं, मैं ये मानती हूँ कि आदर्श हैं हम सबके। जब भी कुछ नया करना हो, नवीन करना हो, कोई भी आइडिया है, कोई भी सोच है, आप बस सर के आगे रखें और सर कभी ये नहीं कहते कि हो सकता है, पता नहीं होगा, वो कहते हैं होगा, करिए, बिल्कुल होगा। कमाल की शख्सियत है, हम उन्हें अपने हरियाणा का अमिताभ बच्चन कहते हैं, अभिनेता है।
अद्भुत अभिनेता हमारे साथ रहे। बिल्कुल। आप जया है मैम। और ये जोड़ी इतनी खूबसूरत है सर और मैम की, और दोनों जिस मुहिम पर निकले हैं मिल करके, नमस्कार सर, अभिनंदन, स्वागत। दोनों जिस मुहिम पर निकले हैं, एक नया इतिहास रचने की ओर अग्रसर हैं। और यकीनी तौर पर बताऊं, हरियाणवी सिनेमा बिल्कुल सुप्त प्राय पड़ा था, कुछ नहीं हो रहा था, और वहां पर नए सिरे से बिल्कुल आकर के शुरू से शुरुआत करके यशपाल सर ने आज ऐसा माहौल बना दिया है कि हरियाणा का हर युवा उनके प्रति कृतज्ञ है, क्योंकि अब हरियाणा में नई उम्मीदें जगी हैं, सिनेमा को लेकर नई सोच जगी है। और हरियाणवी सिनेमा का पूरा श्रेय जो है, जितना भी वो आगे चल कर के तरक्की करेगा हरियाणवी सिनेमा, उसकी नींव जो है वो यशपाल सर ने रखी है। अद्भुत व्यक्तित्व, कमाल की शख्सियत, और हम सबके आदर्श व्यक्तित्व हैं आदरणीय यशपाल शर्मा सर। स्वागत और अभिनंदन सर आपका। थैंक यू वेरी मच अल्पना। शब्दों के जो मोती हैं वो तो कोई आपसे माला बनाना सीखे। शुक्रिया सर। मतलब मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2016 से लक्ष्मीबाई कॉलेज में पहली बार देखा था इनको एंकरिंग करते हुए। उसके बाद तो फिर लगातार बहुत सारी जगह देखा। पूरा फिल्म फेस्टिवल, सौरभ भाई जी सर, 4 दिन पूरा फिल्म फेस्टिवल ये एंकर करती है वहाँ। जी, और वहाँ मैं भी खड़ा रहता हूँ, बीच बीच में मैं भी बोलता रहता हूँ, इनको तंग करता रहता हूँ। वेरी मच। आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में आई अल्पना जी, और आपने थोड़ी सी बातचीत की, थोड़ा सा प्रतिभा के बारे में भी। यहाँ तो हमेशा ही रही है। नहीं, यहाँ पर वहाँ रही, लेकिन वहाँ से यहाँ आना कोई छोटी बात है। बिल्कुल सर, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य। मतलब तो ये इसके लिए हम सब पूरी, क्योंकि नाउ यू आर पार्ट ऑफ बिफ। अगले साल, हाँ अगले साल आपको लंबा संभालना है। अभी तो अभी के लिए हम सॉरी बोलते हैं कि इतना के लिए ही हमने बुलाया था आपको। और थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम आगे का लेटेस्ट टॉक में जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया सभी। ओके, तो सर हम अपने सेलिब्रिटीज को भी ले लें गेस्ट, और सेलिब्रिटी से पहले नीता जी को ले लीजिए। ओके, जी। कैन वी हैव नीता मैम ऑन स्क्रीन प्लीज? नीता जी को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं? फाइनली नीता मैम ऑन स्क्रीन है। आप मोबाइल में मत देखिए। या गुड इवनिंग यशपाल जी। हाँ, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। ये इनका वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे हैं, गड़बड़ चल रहा है के साथ में। इतने दिनों से सुनते आ रहे थे नीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नीता जी वो कर रही है, नीता जी आज देखा है। वो भी आके बंद है। तो मैम आप अजीब सी सिचुएशन में अटक गई हैं आप, बिल्कुल। हाँ, यस। कैसी हैं आप? एंड ईगरली वेट कर रहे हैं हम और हम ऑडियंस जी के लिए। सो इट्स टाइम फॉर हिम, सौरभ, वेलकम हिम नाउ। जी। यस। हाँ, हम क्या, आशु त्रिखा जी इज आवर सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर टुडे, सो आई एम जस्ट गोना वेलकम सर। आशु सर इज अ वेरी वेल नोन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, और बहुत इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और अभी रिसेंट में उनकी फिल्म आई थी वीरे दी वेडिंग। सो इससे ज्यादा समय ना लेते हुए वी जस्ट इनवाइट आशु सर विद अस। कैन वी हैव आशु सर ऑन स्क्रीन प्लीज? नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी, आपकी मुहिम बड़ी अच्छी है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? हेलो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। Sir, finally, sir, we have waited for this so long. I mean, I've got some messages also. मुझे शुभ त्रिपाठी ने लिखा है कि I'm waiting for आशु सर to come. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। So people are waiting for you. आपसे Let's Talk में आपको सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। तो it's a very warm welcome to you, sir. और सर, I just want to know कि आपने फिल्में देखी हैं आज?
नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी था। मेरी एक फिल्म चल रही है, उसका एडिट का काम चल रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने कमिटमेंट दी हुई थी, तो मैं फिर वो काम छोड़ करके यहाँ भागता हुआ आया। उल्टा अरे मेरी थैंक यू सो मच। नीता जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप कब तक पहुंचेंगे। मैं बोला मुझे आधा घंटा और लग जाएगा पहुंचने। बोले आप आइए 5:30 बजे तक पहुंच जाइए। तो मैं सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पे इसके लिए आया हूँ, फिल्म देखने के लिए। मेरा सौभाग्य नहीं था आज का, बट मैं उम्मीद करता हूँ कोई बात नहीं सर, जब भी आपको वक्त लगेगा यू कैन रिपीटेडली यू कैन सी दिस पेज ऑन दिस पेज 100%। एंड आप क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपने थोड़ा टाइम दिया। क्या नीता कुछ बोली? हाँ नीता मैम, आपने कुछ कहा। Tell our viewers that Mr. Ashu Trekha, he was one of our jury. आवाज नहीं आ रही। नीता मैम, कैन यू प्लीज लॉग इन विद अनदर डिवाइस? आपका डिवाइस। He was one of our jury members. Yeah. Yes. Sir, the jury. जी आशु सर, आपने सर यू आर वन ऑफ आवर ज्यूरीज और पिछले 3 दिन से एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू आल्सो। आपने सर जब फिल्में देखी तो आपको क्या लगा कि सिनेमा मतलब फेस्टिवल में जो फिल्म्स आई हैं यहाँ पे, और तो कैसा अनुभव था आपका उन फिल्मों के साथ? मेरे को तो मेरा सौभाग्य था एक्चुअली कुछ फिल्मों को देखने का। और मुझे क्या लगा कि बहुत अलग अलग किस्म की सोच है जो इतने कम समय में इन्होंने अपनी सोच को प्रेजेंट किया है। जिस तरीके से भी इन्होंने काम प्रेजेंट करके आगे रखा है, वो सराहनीय है। दे हैव डन वेरी वेरी गुड जॉब। और मुझे लगता है कि आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है इनको अपना काम दिखाने का, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो आदमी कुछ भी कर ले, इंसान कुछ कर ले। बना तो लूँ मैं भी, मैं हमेशा ऑडियंस का वेट करता हूँ कि मैं बनाने के बाद देखने वाले लोग भी तो चाहिए। मैं अपने घर में बना करके देखता रहूँगा जिंदगी भर तो कुछ होना नहीं है। तो आप ऐसा एक माध्यम बन करके आए हैं जहाँ से पहुँचने का एक मौका मिलता है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, ग्रेट way to do the work also, and I have liked some films are really nice. एक फिल्म मुझे खास करके बड़ी अच्छी लगी, मुझे नाम याद नहीं है, but there was one film which was very very good. So it's a good exercise. हमको भी सीखने को मिलता है इन फिल्मों को देख करके कि आज की सोच कैसी चल रही है, आज का काम कैसा चल रहा है. We get to understand all of that. Yes sir. सर आप जैसे कि हाँ सर कंटिन्यू सर। अरे नहीं, यही तो मजा है, ओवरलैपिंग होना, ये एक ही टाइम पे लाइव का यही तो मजा है। तो इसीलिए तो स्पॉन्टेनिटी रहती है, नहीं तो हम बोर हो जाएं यार, एक के बाद एक बोल। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा रहता है, बल्कि इसी बहाने थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा मजा भी आता है लाइव का। क्योंकि पता नहीं होता कौन बोलेगा। कई बार सब लोग ऐसे बैठे होते हैं जी क्या, और फिर एकदम तीनों चारों बोलते हैं। तो आशु जी, आजकल हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं सिनेमा को लेकर के, और क्योंकि आपने बहुत अच्छा सिनेमा किया है और बहुत अच्छे तरीके से बिजी भी रहते हैं, जुड़े भी हैं हर तरह से, राइटिंग के लेवल पे भी, डायरेक्शन के लेवल पे भी और भी तरीके से, और कई लोगों की आप इंस्पिरेशन भी रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल, क्योंकि जो भी डायरेक्टर या राइटर या कोई भी आया है गेस्ट, हमने उनसे पूछा है कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस नजर से देखते हैं, और सिनेमा हॉल जो कि 5.1 अभी तो 7 पॉइंट कुछ हो गया है, जो साउंड जो और जो एक ऑरा उस सिनेमा हॉल का, डॉल्बी वगैरह, अभी उसका भविष्य क्या है आपकी नजर में? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। उल्टा ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के लोग सब अपने हिसाब से अपनी अपनी अड़कलें लगाते हैं, अपना अपना सोच रखते हैं। बट मेरा जहाँ तक का पर्सनल सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है सिनेमा ऐसा नहीं था कि मतलब हर किस्म की फिल्में वहाँ नहीं चलती थी, लेकिन मुझे लगता था कि अच्छे सिनेमा का चलना बड़े थिएटरों में अगर उनके पास में फेस वैल्यू नहीं थी तो थोड़ा मुश्किल होता था। Medium, big cinema became a medium of big faces. But सबसे अच्छी बात ये हुई है कि OTT प्लेटफॉर्म
is a medium of good actors. अंदर अगर आपके एक्टर्स अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे जो लोग आपके OTT प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, उन्होंने टिकट लेकर के ये सब नहीं देख रहे हैं, उनको अगर चीज समझ में नहीं आएगी, तो कोई भी चेहरा हो, किसी भी स्टेचर का बंदा हो, अगर वो उनको समझ नहीं आएगा, वो पलट देंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है ऑफ लेट जितनी बड़ी बड़ी फिल्में भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे लगी हैं, वो उसका ऐसा कुछ छाप नहीं रहा, बट जो इस किस्म की कंटेंट रहे हैं, जो कि जिसके चेहरे भी ज्यादा लोग पहचानते नहीं है, बट जो कंटेंट है उसने कनेक्ट किया है लोगों को, और उस कंटेंट ने लोगों को मुतासिर किया है। कहने का क्या मतलब है, टैलेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in an OTT platform. Your stature does not make any difference. Whereas in a theater, आपके फेस वैल्यू के साथ में लोग अंदर तो आ जाते हैं, 3 दिन के बाद में लोगों को पता चलता है कि पिक्चर ठीक है, नहीं है, अच्छी है, नहीं है, बट तब तक 3 दिन तक मुझे लगता है कि वो कमाल हो जाता है मार्केटिंग का, जहाँ पे फिल्म वाले अपने पैसे जो हैं वो पैसे कमा लेते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि कंटेंट के ऊपर अगर ध्यान देना हो, अगर कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता तो स्कैम जैसा शो वर्ल्ड वाइड इतना नहीं चलता। उसमें फेस वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी फेस वैल्यू नहीं। अगर आप मुझे पूछें तो मैं तो ये हमेशा मान करके चलता हूँ कि टैलेंट इज वेरी 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 क्रूशियल। कैरेक्टर मतलब आप देखिए, आमिर खान भी जो है वो कैरेक्टर में घुलने के लिए अपने आप को बदलते हैं। क्या आप ये सोचिए कि कैरेक्टर जो है वो आमिर खान से बड़ा है, आमिर खान कैरेक्टर में घुसने के लिए कुछ करता है, लेकिन अगर एक्टर अपने आप को कैरेक्टर से बड़ा समझना शुरू कर दे तो कंटेंट मार खाता है। और मुझे लगता है कि कंटेंट और फिल्म से बड़ी कोई चीज नहीं। दूसरा नजरिया सबसे बड़ा हमको OTT के, शाहरुख खान इज द बेस्ट एग्जांपल। वेल, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि OTT के साथ में हमको एक नजरिया बदलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। कि हम जब फिल्म बनाते हैं, जब हमको फिल्म को ओवरसीज रिलीज करनी होती है, तो हमको ओवरसीज में थिएटर्स जो हैं वो इतनी इजीली नहीं मिलते हैं, बिकॉज वहां पे $10 और 10 पाउंड के एक टिकट होती है। और वहां पे अगर फेस वैल्यू ना हो, वहां के लोग अगर आपके सिनेमा के चेहरों को नहीं जानते तो वो थिएटर में नहीं घुसेंगे देखने के लिए, विच मीन्स हमारी कलेक्शन जो है वो मर गई। जिसकी वजह से जो अच्छे कंटेंट वाले जिनको मान लो आप उनके पास फेस वैल्यू नहीं है, तो मेरा ये मानना है, नॉट ऑल गुड फिल्म्स आर हिट एंड नॉट ऑल हिट फिल्म्स आर गुड। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छी फिल्में बनानी हो तो पूरी दुनिया भर की ऑडियंसेस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि हम जब ये फिल्म बनाते हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए, आपके पास में रेडीमेड ऑडियंस होती है वर्ल्ड वाइड की। आप चाहे उसे हिंदी में बनाएं, चाहे मराठी में बनाएं, चाहे आप उसको तमिल में बनाएं। हम यहाँ बैठ करके मैक्सिकन प्रोग्राम्स देखते हैं, फ्रेंच प्रोग्राम्स देखते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम्स देखते हैं। अगर आज हम बैठ करके मैक्सिको के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, तो क्या मैक्सिको वाले बैठ करके हिंदी प्रोग्राम नहीं देख सकते? क्या बात, ये अवसर हमको सिनेमा के माध्यम के द्वारा इतना नहीं मिलता था जो अब मिल रहा है OTT प्लेटफॉर्म के। इसलिए OTT मेरे हिसाब से आशु जी एक मिनट के रोकूंगा। दिलीप शुक्ला जी जुड़ गए हैं। जी जी, दिलीप शुक्ला जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद आपका, वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे दिलीप जी? ये नीता जी वाली खिड़की तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, नमस्कार। आशु जी प्लीज कैरी ऑन सर। सर हाँ, वही थिएटर की जो बात चल रही थी जी। हाँ, तो मेरे लिए क्या होता है, हमारे जो हम लोग कंटेंट ड्रिवन लोग होते हैं, जो हमको कंटेंट बनाना है और अच्छा कंटेंट बनाना है, उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म इतना बड़ा वरदान है कि आप ये सोच लीजिए कि आप दुनिया भर में पहुंच सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो सारी दुनिया जो है वो सराहना कर सकती है आपके कंटेंट को लेकर के, जो सिनेमा में अभी नहीं मिल रहा, या एटलीस्ट एक लेवल के सिनेमा को नहीं मिलता था, सिर्फ एक तबके को मिलता था। बाकी सालों को जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी ओवरसीज के थिएटर्स में जाकर के फिल्म रिलीज करने के लिए।
जो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो प्लेटफॉर्म दे देता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया है। और क्योंकि पंचायत है ना, वो वेब सीरीज स्कैम पंचायत है, और इस तरीके की वेब सीरीज, और एक ये पाताल लोक है, वो नसीरुद्दीन शाह का जो है, आनंद तिवारी का बंदिश बैंडिट, क्या बात है। और इस तरीके की सीरीज जो मतलब जिनको एक्टर्स को बहुत लोगों को कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी कंटेंट इज द हीरो, दैट इज द पॉइंट, वही मैं कह रहा हूं। द हीरो, बहुत स्ट्रांगली ये बातें निकल के आई हैं, काफी चेंजेस आए हैं। और ऐसे ऐसे एक्टर जो कि छुपे हुए थे, जिनको कहीं मौका नहीं मिल रहा था, या वो दिख नहीं पा रहे थे, वो अपने टैलेंट के दम पे आज स्टार हैं, मतलब पूरे जाने जाते हैं। चाहे एब्सोल्युटली आप ये देखिए कि कितना बड़ा तबका जो है उसको एक एक्सेप्टेंस मिली है, जहां पे दूसरे तरीके से एक वो जो मिलती थी, स्ट्रगल होता था, आज इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस है। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए किसी भी टैलेंट को, कि आपको आपकी स्वीकृति हो, लोग आपको समझें, आपके हुनर को संवारें, एंड दे कम डाउन एंड से इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू सी दिस मैन। मतलब आप पाताल लोक की बात कर रहे हैं, मैं फिर से स्कैम में आ रहा हूँ। स्कैम में जो मेन टैलेंट है, कहाँ लोग उसको पहचानते थे, कहाँ लोग उसको इतना जानते थे। तो आज अगर लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं, ये ओटीटी का पावर है, ये ओटीटी का करिश्मा है। और अगर हम इस प्लेटफॉर्म को ठीक से इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। हम चाहे वो मनी हाइस्ट देखते हैं हम लोग मेक्सिकन में, या कोई भी प्रोग्राम देखें, हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति इतनी अच्छी, हम इतनी अच्छी कहानियां हमारे पास में यहाँ पे हैं जो हम अगर पेश करें तो मुझे लगता है हमारा द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्रेट कंटेंट वेरी क्विकली, एंड वी आर स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ गिविंग द वर्ल्ड समथिंग फैबुलस। मैं बताऊं, बंदिश बैंडिट्स देखा मैंने, बंदिश बैंडिट्स देखने के बाद मैंने शंकर को फोन किया, शंकर है साउंड लाइक जो शंकर है, शंकर महादेवन, शंकर को फोन किया और मैंने बोला शंकर मुझे मजा आया, मैंने इस तरीके से म्यूजिक को इस्तेमाल करते हुए शायद ही कभी सुना हो फिल्म्स में, जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक छूट मिली है। कमाल है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अभी जी दिलीप सर हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दिलीप जी सुन रहे हैं आप? चल रहा है जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। वो एक डिस्कशन चल रही है, जैसे आशु जी आपने बताया कि बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चीजें बताई ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन मेरा एक सवाल इसके साथ और जुड़ा हुआ है कि जो आज अगर ओटीटी में हिट होना है तो खूब गालियां बको, खूब सेक्स दिखाओ, खूब वायलेंस दिखाओ, ये हो गया है। और कहीं ना कहीं वही चीजें शुरुआत में हिट हुई और उसको बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं गलत तरीके से और बहुत अजीब तरीके से। उस बारे में आपके क्या राय है? आपको पंचायत में ये सब क्या दिखा? बहुत बढ़िया दिखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पंचायत में कोई गालियां नहीं, कुछ नहीं, तो क्या है? पंचायत में नहीं है। मुझे क्या लगता है ना कि लोगों को एक हिसाब से फ्रीडम मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने का, जहां पे उनको लगा कि सेंसर बोर्ड की बॉडी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो अब हमको दिखाना है वो हम फ्रीडम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमेशा होता है कि जब कोई नई चीज आपके हाथ लगती है तब आप उसको यूज नहीं अब्यूज करते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि ये क्या चीज है, ऑडियो में चला जाता है। हाँ जी, और उसको फिर आप ठीक से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। दिलीप जी कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, आपका लुक चेंज हो गया दिलीप जी। ये तो मेरा लुक है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं,
क्या इस बात की नकल करता रहता हूँ, मेरे प्रिय अभिनेता हैं, मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ, मैं इनके ऐसे चश्मे भी लगाता हूँ, कभी आप देखेंगे मुझे फोटो में। जी बढ़ाए, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू का लड़ा है और बहुत जी आपको, आपकी टीम को। आपकी चर्चा से जुड़ा मैं अपना, आशु जी कुछ कह रहे थे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में। जी वही डिस्कशन चल रहा था, तो हम आपको भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। इस पहले आप आशु जी खत्म कर लीजिए। हाँ, वो वल्गैरिटी की जो बात चल रही थी। तो मुझे लगता है ये जो गाली गलोच वगैरह जो है ना, ये एक इनिशियल फेज है। ये एक बार फेज निकल जाएगा ना, तो लोग कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि बात जो चलती है वो कंटेंट चलता है, ये सारी चीजें नहीं चलती है। और आपको ठीक है, कुछ इंसान छूट इस्तेमाल करता ही है, बट फाइनली इंसान कहानियां जो है वो देखना पसंद करते हैं। सही बात है। सब कुछ जो है उसमें से छठ कोलाज में से निकल करके कोई पेंटिंग तो आएगी धीरे धीरे। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है। तो दिलीप जी आप सुन रहे हैं? अच्छा, शायद उनका इंटरनेट का इशू चल रहा है, बार बार यहाँ लिखा आ रहा है कि उनका इंटरनेट का इशू। हाँ, तो चलिए सौरभ, आप तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन कोई? जी सर कोई क्वेश्चन तुम्हारा? सर मैं तो आशु जी सर बिल्कुल है सर, 2-3 क्वेश्चन सर कमेंट्स में भी आए हैं, मैंने नोट कर लिए हैं। सर शुभकांत त्रिपाठी, मैं इस बारे में थोड़ा जरूर पूछना चाहूंगा। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आशु जी, बस हम ना थोड़ा सा आपके बारे में ब्रीफ में ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए और किस तरीके से आपका बचपन में, और थोड़ा परिवार के बारे में, या अगर आप शेयर करना चाहें जो भी, और कैसे आप इस फील्ड के अंदर आए, क्या आपको कठिनाइयां आई, और कठिनाइयां आई तो किस प्रकार की? क्योंकि हमारे व्यूअर्स को या जो सुनेंगे उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा उस बारे में अगर बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी सौरभ, ओनली 2 मिनट्स। मैं भी 2 मिनट में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। जी। जर्नी बहुत बड़ी है, लेकिन 2 मिनट में खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, पर ट्राई करता हूँ। 2 मिनट में नहीं सर, मैंने 2 मिनट उसको बोला है, आप 2 मिनट का 20 मिनट समझिए। तो मेरी पैदाइश जो है वो तो जम्मू की है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। और बट पला बड़ा बॉम्बे में ही हूँ। इंजीनियरिंग की मैंने पढ़ाई। मेरे फादर तो चाहते नहीं थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, वो तो चाहते थे कि मैं कोई फैक्ट्री खोलूँ, एक अच्छी चीज बनाऊँ। बट दिमाग जब एक बार फिल्मों में लग गया तो लग गया। मैं 10th खत्म करने के बाद 1978 से फिल्मों में जुड़ा। अच्छा, तो 78 से लेके अब तक मुझे लगता है 40-42 साल हो गए, जहाँ पे मैंने हर तरीके के, हर रूप में काम किया है, हर माध्यम में काम किया है, वीडियो पे, मतलब आई वर्कड ऑन एवरी काइंड ऑफ फिल्म। दिलीप जी और मैंने तो हमने 2 फिल्में साथ में की हैं, इनके हुनर के साथ में, मतलब इनकी वजह से मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, इनकी बैकिंग के साथ में, और कुछ अच्छे टैलेंट के साथ में काम करने का मौका मिला। और फिल्म इंडस्ट्री का तो ऐसा था कि क्योंकि एक भूत था कि फिल्मों में काम करना है, फिल्मों के कैमरा के पीछे काम करना, कैमरा के आगे काम करने का कभी मतलब दिल ही नहीं था। कैमरा के पीछे आकर के काम करने का दिल था, तो डायरेक्टर बनने का ही मन था। तो मुझे लगता है कहीं पढ़ाई लिखाई ने भी हेल्प किया, एक्सपोजर जो था वो अच्छा था। और फैमिली तो मतलब मेरा इस तरीके का है कि मेरा काम खत्म होता मैं घर आ जाता हूँ। मैं ना किसी पार्टीज में जाता हूँ, ना किसी के ऑफिसेज में जाता हूँ। तो इसलिए शायद मेरा स्ट्रगल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना काम करके घर पे आता हूँ। फिर अगर कहीं किसी ने बुलाया हो तो काम के लिए जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा काम जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को अलग अलग चीज़ें लगती हैं, जैसे आजकल लोग बोलते हैं मेरा एक ही नशा है, वो है फिल्में बनाना। ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ, मतलब सात्विक जिंदगी जीता हूँ। नहीं ये तो गलत बात है सर, ये आश्रम थोड़ी है। पर ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ
सर मैं बता रहा हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बिल्कुल आप उसी पे बिलीव करते हैं और वो बहुत ही कमाल की बात है, अच्छी बात है। तो मैं ये पूछ रहा था कि सर कि आपने किसी बड़े डायरेक्टर, आप जब आपको काम जब मिला तो आपको परेशानियां नहीं आई कुछ? किसी को काम परेशानियों बिना मिलता है यहाँ पे? मैं तो मिला नहीं आज तक किसी को कि जिसको परेशानी ना हो और उसको काम मिल गया हो। अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, नहीं मैं आपको बताऊं, नहीं उसका अपना स्ट्रगल है। अभिषेक बच्चन को मैं अपना स्ट्रगल है वो एस्टेब्लिश होने का, बट काम तो मिल जाता है ना सर। तो क्या है कि काम जो है ना वो दरवाजे तक आप पहुंच जाते हो, लेकिन अपनी जगह बनाने के लिए फिर अपना खुद का काम जो है वही उसी का स्ट्रगल होता है। बिल्कुल सही बात है सर। दरवाजे तक आपको या तो कोई पहुंचा देता है या आप खुद पहुंचते हो, लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आज मैं इतने 30-40 साल से काम कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ सही कर रहा हूँ कि काम चल रहा है। अगर लोग इस आशा से आते हैं कि अब पहुंच गए और सब हो गया, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो उससे गलत काम कोई हो ही नहीं सकता, उससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। टैलेंट विदाउट हार्डवर्क इज जीरो। दिलीप जी जी, ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अगर मेरा डायलॉग सही है तो बताइए मैं सही हूँ? एकदम करेक्ट डायलॉग है। अरे वाह क्या बात है, एक एक लफ्ज एकदम करेक्ट। और थप्पड़, हाँ, तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। किससे लगता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आशु जी मैं आपको बता दूं, दिलीप साहब के साथ मैंने भी एक फिल्म की है और एक फिल्म दबंग 2 करते करते रह गया, कुछ हो नहीं पाया, कर नहीं पाए हम साथ में, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। जो मैंने फिल्म की इनके साथ लखनऊ में, और काफी दिन हम साथ में रहे और बढ़िया तरीके से वो पूरी राइटिंग अपने सामने, हर सीन को सामने से देखते हैं, एक एक लाइन कहीं भी गलत हो जाए ठीक हो जाए उसको बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। कोई कुछ इम्प्रोवाइज कर रहा हो तो उसको बूस्टअप करते हैं, हाँ नहीं ये ठीक है, ये रहने दे। तो बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू वेरी मच दिलीप भाई आपका आने के लिए। और आप दिलीप जी के बारे में मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने एक फिल्म की है, वैसे मैंने 2 फिल्में की है इनके साथ में। जी जी, कौन कौन सी? तो मैंने एनिमी की और वीरे की वेडिंग की। और जैसे आपका होता है कि आप कैमरा के सामने वो आपको बूस्ट अप करते हैं, हम टेक्नीशियन लोग पीछे रहते हैं, हम एक कुछ स्क्रिप्ट लेकर के जाते हैं, उसको जो ये उभारते और संवार करके लेकर के आगे आते हैं, वो सिर्फ डायलॉग में ही नहीं, कभी कभी स्क्रीन प्ले में भी इतने आगे तक पहुंचा देते हैं कि ऐसा लगता है कि इनके बिना काम करना मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है दिलीप जी, मैं अगर मेरा ऑब्जर्वेशन बताऊं, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है आपकी राइटिंग में कि आप सेंसिबिलिटी रखते हुए कमर्शियल वैल्यू को बरकरार रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है। तो आपने फिल्में देखी सर, आपको कैसा लगा? शॉर्ट फिल्में देखी होंगी जो उसकी एज ए जूरी मेंबर। देखिए, मुझे तो एक तो ये कि फिल्में जो है उनके सब्जेक्ट्स ना अभी आज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोरोना के इफेक्ट की फिल्में देखी मैंने, और ये जो घरेलू हिंसा सब्जेक्ट को रख के फिल्में देखी, तो मुझे ऐसा लगा विषय आज के हैं। और दूसरे से इन फिल्मों में मुझे अच्छा लगा इन फिल्मों का कच्चापन क्या है, उसमें ना थोड़ी एक शुद्धता ज्यादा रहती है, तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे इस तरह के आयोजन आगे होने चाहिए आप जैसे लोगों के द्वारा, क्योंकि बड़ा प्रोत्साहन मिलता है लघु फिल्मों से लोगों को, नई प्रतिभाओं को। और लघु फिल्मों में क्या होता है, शॉर्ट फिल्मों में ना हम विषय को ना बहुत कॉम्पैक्ट, बड़े प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं, और इन फिल्मों में साधन संसाधन भी कम होते हैं, तो ऐसे में कार्य को प्रभावशाली करना ये अच्छा चैलेंज रहता है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और मुझे खुशी है कि तुम एक्टिंग से वक्त कैसे निकाल के टीम के साथ लग के इस कार्य को। सर करते तो यही लोग हैं, मैं तो बस आ जाता हूँ जब दिखाना, चेहरा दिखाना, आशीर्वाद रखते हैं हमारे ऊपर। मैं तो बस ऐसे कर देता हूँ, ये चलते रहते हैं, सब लोग करते रहते हैं। ये पूरी टीम है, देखिए सौरभ खड़ा है, ये इतना लकी है कि इसके पहले दिन श्वेता इसके साथ थी पूरा दिन, एक सुंदरी,
फिर पल्लवी करके एक से इनके साथ एक दिन पूरा, फिर अल्पना सुहासिनी, फिर अभी नीता जी आएंगी। देखो अकेला कर रहे हो वाला आदमी तो है। मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। जी मैं दिलीप जी, अभी हम बात कर रहे थे आशु जी और हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। आपकी क्या राय है ओटीटी प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये इतिहास लिखा जाएगा सिनेमा, कोरोना से पहले का सिनेमा और कोरोना के बाद का सिनेमा, क्योंकि बहुत से चेंजेस आएंगे और आए हैं, और सब्जेक्ट्स भी चेंज हुए हैं, राइटिंग भी चेंज हुई है। और आपके हिसाब से ये सिनेमा हॉल का क्या भविष्य है सर? आवाज आपके हिसाब से सिनेमा हॉल का, जो सिनेमा हॉल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, या खुलेंगे तो क्या उसी जोर शोर से चलेंगे? 100%, 200% मैं कहूंगा अपने अपने मन से, और ये मेरे अपने आंकड़े भी हैं। और सिनेमा हॉल खुलेंगे और सिनेमा हॉल की भव्यता बढ़ेगी, और सिंगल थिएटर संवरेंगे, और थिएटरों में परिवार जुटेंगे, और अच्छे कंटेंट बनेंगे, साफ सुथरी चीजें बनेंगी, और ऐसे लेखक, निर्देशक, संगीतकार, अभिनेता जो अभी तक सेलेक्टेड काम करने पे बिलीव कर आए हैं, जिन्होंने पैसों के लिए, चाह के लिए, चमक के लिए, जल्दी कामयाब होने के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसी प्रतिभाओं को अवसर मिलेंगे, और सिनेमा का बहुत सुंदर और श्रृंगारित होगा, विस्तार होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये कोरोना के प्रभाव से काफी सकारात्मक धाराएं बहेंगी, और काफी सुंदर कार्य होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी सौरभ, इट्स योर टर्न। सॉरी मैं बीच में। हाँ प्लीज कैरी ऑन। जी सर, दिलीप सर से एक क्वेश्चन था। कई लोग ये जानना चाहते थे कि सर जब आपने 2.5 किलो का हाथ वाला जो डायलॉग लिखा, तो एक तो ये कि उस समय क्या सोच के लिखा, और क्या आपको पता था कि ये इतना बड़ा एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि आज भी उसको रिमाइंड करते हैं? इवन सनी देओल सर के साथ उसको पूरा रिलेट कर दिया, वो आज भी वो बिल्कुल ताजा है सबके लिए। मतलब बहुत लोग सर उसको व्हाट्सएप स्टेटस में भी डालते हैं 2.5 किलो का हाथ। नहीं, सच्चाई है कि इस डायलॉग ने अभी तक अपना एक अच्छा दबदबा बनाया हुआ है, और इससे अच्छा डायलॉग मैं लिख भी नहीं पाया अभी तक, खुद ही नहीं लिख पाया 2.5 किलो के बाद। और दरअसल क्या है कि ये डायलॉग इतना खास नहीं है, और खास बात है कि ये डायलॉग एक बहुत अच्छी कहानी में रखा गया है। मैं अपनी बात ऐसे रखूंगा, एक बड़ी सुंदर कहानी है। कहानी में एक स्त्री की पीड़ा के लिए खड़ी होती है। मैं इस डायलॉग पे आ रहा हूं, और ये भूमिका बनाना जरूरी है, क्योंकि संवादों का अपना अलग से कोई वजूद नहीं होता, संवादों का अपना अलग से कोई ऐसा प्रभाव नहीं होता। बात ये हो जाती है कि जब कहानी सही हो, विषय सही हो, और उसमें सही जगह पे सही तरह से सही एक्टर के द्वारा सही ढंग से वो बात रखी जाए, तो वो डायलॉग अपने आप वर्क कर जाता है। और ऐसा मेरे साथ होता है मेरी फिल्मों में। 2.5 किलो के हाथ का आलम ये था कि एक तो एक कमजोर एक महिला जो एक लड़ाई को लड़ रही है, और उसमें काफी परेशानियां देख रही है, और यहाँ तक कि उस महिला को मारने तक के लिए लोग आगे बढ़ जाते हैं। तब एक पुरुष आता है स्क्रीन पे, और वो भी सनी देओल आता है। तो एकदम बहुत सही जगह पे सनी का कैरेक्टर की एंट्री होती है, और राज जी ने इतने ड्रामेटिक तरीके से उस सीन को जमाया था, और लोगों को इंतजार भी था कि सनी का आना होगा हैपनिंग। तो वहां पर जैसे ही जाके पीछे से पकड़ती है जाके सनी को मीनाक्षी, जो सनी का टर्न था और तालियां पड़ती हैं थिएटर में, मेरे डायलॉग तो तब आए भी नहीं थे। सनी का मुड़ना था और तालियां थी। ये तालियां थी उस विषय को, ये तालियां थी उस दृश्य को, ये तालियां थी उस सिचुएशन को, कि संवाद लेखक ने कुछ लिखा नहीं और एक्टर आया, उसका लुक आया और तालियां पड़ती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो विषय ऐसा था जहां पर किरदारों का बोला हुआ हर बात वजनदार लगता था। और 2.5 किलो के हाथ की बात ये थी कि सनी चूंकि अच्छा चरित्र है और वो एक कमजोर स्त्री के लिए, उसकी सच्चाई के लिए खड़ा है, तो जाहिर है दर्शक उसके साथ हैं, पूरे भावना के साथ हैं, भावना के साथ सनी के साथ हैं। देन ऐसे में सनी जब ऐसे बुरे लोगों को कुछ बोलेगा जो बुराई की मजबूती से खड़े हैं, तो तालियां तो पड़ेंगी। तो ये धर्म जी के हाथ के बारे में हम रहते हैं कि धर्म जी का हाथ है, थोड़ा है, ऐसा ना। तो इस तरह से राज जी की हमारी बात चल रही थी, और सनी
का हाथ हमने देखा कि हम लंच पे बैठे थे और सनी ने वो रायते का कटोरा उठाया तो हमने हाथ देखा और फिर बात निकली। राज जी ने मुझे कहा कि इस पे कोई डायलॉग लिखो सनी के हाथ पे, जो हम बुलवाएंगे अमरीश जी को, वो बोलेंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने कुछ लाइनें लिखी और लाइनों में मैंने राज जी को थोड़े विकल्प भी दिए, क्योंकि मैं सोच रहा था, नया राइटर था तो मैं डरा हुआ था ऐसा नहीं हो कि मेरा काम, मेरी लाइन अच्छी ना लगे और राज जी मुझे बदल दें, किसी और को ले ले। तो उस प्रभाव में मैंने 5-6 ऑप्शन रखे लाइन के और बड़ा ऐतिहासिक डायलॉग ये बना। और 5-6 लाइनें जब मैं लेके गया राज जी के पास, तो राज जी ने पहली लाइन जो पढ़ी वो यही थी, 2.5 किलो का हाथ। उन्होंने उसे प्रूव किया, उन्होंने कहा कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये उनका विश्वास, और उन्होंने मुझसे लिखवाया और वाकई डायलॉग ने इतिहास बनाया। तो मेरा कहना है संवाद प्रभावशाली नहीं होता, संवाद सही जगह में बैठता है, सही तरीके से बैठता है तब प्रभावशाली होता है। इसका भी श्रेय पूरी तरह से निर्देशक को जाता है, और मैं अपने सभी निर्देशकों को अपनी किसी भी सफलता का और लोकप्रियता का श्रेय देता हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपने बहुत अच्छे से और प्यार से और अच्छे लॉजिकली समझाया। वाकई कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ एक सवाल आशु जी से भी और आपसे भी, हाँ प्लीज कुछ बोल रहे थे। मैं आशु जी से और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कंबाइंड सवाल है, क्योंकि मैंने बड़े स्टारों की कुछ फिल्में, एक फिल्म तो मैंने देखी है बाकायदा बहुत सबसे बड़े बैनर की, कि बहुत अच्छी भली कहानी, अच्छा भला डायरेक्टर, अच्छे भला कंटेंट, स्टारों ने चेंज कर करके अपने अपने हिस्से से अपने हिसाब से बर्बाद कर दिया। तो आपको क्या ऐसा एक चैलेंज मिलता है, स्टारों का दबाव मिलता है क्या, नहीं मेरे लिए ऐसा लिखो, मेरे लिए ऐसा लिखो, चेंज करो इसको, उसका डायलॉग स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए मेरे सामने, ये वो? क्योंकि हम सीन को देखते हैं, पूरी फिल्म को देखते हैं और पूरे एक प्रोजेक्ट को देखते हैं, लेकिन कई लोग इसमें सिर्फ अपना अपना देखते हैं। ऐसा आपने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है दोनों ने, तो आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आई है क्या? हाँ बिल्कुल आती है, और जब ये धुरंधर कलाकार जुटते हैं और वो जब महफिल लगती है तो आपको हमारी आवाज आ रही है दिलीप जी? हमें आवाज नहीं आ रही दिलीप जी आपकी। आशु जी आप बता दीजिए तब प्लीज। ये जो सिचुएशन है ये रेगुलर सिचुएशन है, और यहाँ पर मैनेज करने वाली बात होती है। कभी कभी शूटिंग रुक जाती है, कभी कभी कुछ शूटिंग सीन्स को फिर से रीशूट करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, आपने भी कहा कि हम लोग अपने अपने तरीके से दिखते हैं। मैं ये बात बड़ी जोर शोर से बोलना चाहता हूँ कि फिल्म को फिल्म के तौर पे सिर्फ 3 लोग देखते हैं फिल्म में जो जुड़े, बस। एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है और एक एडिटर होता है। क्योंकि बाकी जितने लोग हैं, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, वो आकर के अपना काम देखते हैं। आप ये मान लीजिए, आपने ये देखा होगा कि कोई एक शख्स समझिए शादी में गया और शादी में जाकर के शादी अटेंड की। शादी अटेंड करने के बाद 4 दिन के बाद उसको फोटो का एल्बम आया शादी का, तो बंदे ने एल्बम ऐसे करके पलट पलट के देखना शुरू किया, और वो ऐसी सरसरी तौर पे धड़ाधड़ जाए जा रहा है। उसकी जब तस्वीर आती है तो रुक जाता है, फिर अपनी तस्वीर देखता है, अपनी तस्वीर देखता है थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ जाता है। अब क्या होता है, जब हम फिल्म बनाते हैं तो कैमरामैन ये देख रहा होता है कि मेरी लाइटिंग कैसी है, मेरा कैमरा मूवमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, कोई फोकस सॉफ्ट है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं। एक्टर देख रहा है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, सामने वाला हावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आर्ट डायरेक्टर ये देखता है कि सेट ठीक लगा है, रंग इधर पीछे निकला हुआ है, ये थोड़ा गीला था, इसको इस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर देखता है कि यार ये कपड़े जो हैं, जितने मैंने खर्च किए थे डायरेक्टर ने सब क्लोजअप्स ले लिए, तो कॉस्ट्यूम ऐसा बनाने का क्या जरूरत है उसको। लेकिन जो डायरेक्टर है वो फिल्म देखता है। बिल्कुल सही बात है सर, मेरा एक्सपीरियंस इस तरीके से बैलेंस लेकर के चलता है, जहां पे उसको लगता है कि ये बैलेंस रखना जरूरी है। बहुत बार मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत बार इस तरीके से होता है
कि इंग्लिश में कहावत है, यू हैव टू विन अ वॉर यू नीड टू लूज अ बैटल। छोटी लड़ाई हार जाओ बड़ी जंग जीतने के लिए। मैं बहुत बार, मुझे पता होता है कि मैं जब शूट कर रहा हूँ और एक्टर बोलता है कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको इस तरीके से करूँ, उसको, और मुझे लगता है कि मुझे करना है, तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एडिट पे मुझे उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो उस दिन का शूट जो है वो खत्म करना जरूरी होता है, जो हम खत्म करते हैं, और फिर जब एडिट पे मामला आता है तो हम एडिट उस हिसाब से करते हैं। मैं बहुत पुरानी बात कहता हूँ, एक्टर का नाम नहीं लूंगा, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल जी जी। एक उस वक्त एक कैमरा हुआ करता था, मिचेल कैमरा। मिचेल कैमरा जो था वो इस तरीके का कैमरा है कि कैमरा में साउंड नहीं आता था, साउंडलेस कैमरा। इसलिए अगर आप पुरानी फिल्में देखें तो आज जो इतना बड़ा आवाज, इतनी बड़ी आवाज होती है कि ये सिंक साउंड है, सिंक साउंड है, पुरानी सारी फिल्में सिंक साउंड हुआ करती थी। इसलिए सिंक साउंड होती थी क्योंकि कैमरा जो था वो आवाज ही नहीं करता था, एरिक जो है वो आवाज करता है, उसकी वजह से हमको साउंड रिक्रिएट करना पड़ता है जी। एक एक्टर ने बोला, ये मेरे को बहुत बड़े कैमरामैन ने कहा, बहुत बड़े कैमरामैन, एक एक्टर ने कहा शॉट ठीक नहीं है, एक बार फिर से लो। डायरेक्टर के लिए शॉट ओके था, कैमरामैन ने डायरेक्टर को बोला कि क्या करूं, बोला हाँ फिर से लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने फिर से शॉट लगाया, फिर शॉट लिया, एक्टर ने फिर शॉट दिया, बहुत बड़ा एक्टर, सुपरस्टार, फिर शॉट दिया, और डायरेक्टर ने बोला मेरे लिए ओके, एक्टर बोला हाँ मेरे लिए भी ओके, नो प्रॉब्लम। शॉट हो गया खत्म, कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो हर आदमी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज को संभालता है और आगे लेकर के चलता है, जैसा उसका एक्सपीरियंस चलता है वैसा। तो इस किस्म की चीजें होती हैं। ऑफ कोर्स मैंने सीन्स रीराइट किए हैं, मैंने सीन्स को रीशूट किया है, मैंने एडिट को थोड़ा सा किया है, लेकिन मैंने अपनी फिल्म के बैलेंस को खोने की कभी भी हमेशा कोशिश की कि मैं बैलेंस ना खोऊं। मुझे कहानी जो बोलनी है वो बोलनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से, सिर्फ इसी की वजह से स्टार का कलाकार होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो कलाकार होता है तो उसको समझ में आता है कि ये जो मुझे बोला जा रहा है मुझे उसी दायरे में काम करना है। अगर मैं उस दायरे में काम नहीं करूंगा तो काम जो है खराब हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप अगर जाकर के सिम्फनीज देखें, सिम्फनीज हैं क्या, हर किस्म के म्यूजिशियंस होते हैं वहां पे, मतलब 100 पीस स्ट्रिंग लगा होता है, 4 फ्लूटिस्ट होते हैं, ब्रास का सेक्शन होता है, ड्रम्स बजा होता है, और आप जब सुनते हैं तो जो सिम्फनी का कंडक्टर है वो कमाल काम करता है, और आपको म्यूजिक जो है छू करके चले जाता है। लेकिन एक फ्लूटिस्ट अगर बोले कि सर मैं तो सबसे अच्छा फ्लूट बजाता हूँ, मेरा फ्लूट का पोर्शन बढ़ाओ, और वो अपने आप से हिसाब से फ्लूट का पोर्शन अगर उसने बनाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे धुन का क्या हुआ। बिल्कुल सही बात है। कोरस में से अगर कोई एक बंदा बोल दे मैं अच्छा गाता हूँ, मेरी आवाज को हाईलाइट करो तो ये वही बात है। कोरस तो कोरस है, मतलब एक वही टीम का भी हिस्सा होना। जैसे इससे एक चीज निकल के आती है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि क्या डिस्कशन करनी है, लेकिन बात से बात निकल रही है। तो किसी भी काम में टीम का होना, स्पॉट बॉय अपना काम कर रहा है, लाइटमैन अपना काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं ढंग से मेरे ख्याल से, और सबका कोऑर्डिनेशन साथ में एक तरीके से है, डायरेक्टर के थ्रू या प्रोड्यूसर के थ्रू या किसी के भी राइटर के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो मेरे ख्याल से उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है, क्योंकि कई जगह मैंने भी मतलब बड़े बड़े स्टारों के साथ भी काम किया है, और एक्टरों वाली फिल्म जिसमें सिर्फ एक्टर हैं थिएटर के, या वो वैसे भी फिल्में की हैं, और मैंने फर्क देखा है। और एक जो मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी फिल्में मैंने की है कुछ, उनका जो सिर्फ ये हेडफोन का जो है ना, हेडफोन और ये क्या बोलते हैं इसको जो हाथ में लेकर बोलते हैं वो, हाँ वॉकी टॉकी, इतने वॉकी टॉकी और इतने उसका खर्चा है वॉकी टॉकी का, इतने लोगों के पास है कि उसी खर्चे में मैं एक फिल्म बना दूं। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि यार ये पैसा सही जगह पे सही उस पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है, कि 100 करोड़ खर्च हुआ है अगर, तो एक बेचारा एक स्टार का जो मेकअप मैन है, बॉय है, हेयर ड्रेसर है,
एक जिम कोऑर्डिनेटर है उसका, एक उसका असिस्टेंट है, एक उसका बदन दबाने वाला है, एक ये सेक्रेटरी है, एक मतलब इतना खर्चा एक स्टार के स्टाफ का है, उतने में ही मैं एक फिल्म बना लूं कसम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्या, ये तो पता नहीं कब, हालांकि मेरा भी मन है एक वैसी फिल्म डायरेक्ट करूंगा जो बहुत बड़े स्टारों के साथ होगी। अभी तो मैंने एक्टरों के साथ जब आप वो फिल्म डायरेक्ट करेंगे तब आप मुझे एक्टर ले लीजिएगा, मैं भी उस साइड पे आकर के काम करके देखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिभा प्लीज आस्क करते हैं। हाँ यस सर, आप ये फिल्म फेस्टिवल की फिल्में आपने देखी, आप इसमें जूरी रहे, जो एक बहुत ही कठिन काम है। उसमें आपको मतलब ये जो फिल्में हैं देश विदेश से आई हुई, इंडिया से आई हुई, उन फिल्मकारों को या नई जनरेशन के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज अ फिल्म मेकर? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, फिल्म जो है वो कहानी बोलने का माध्यम है। कहानी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी सारी जितनी चीजें हैं ना, वो कहानी को पुरजोर तरीके से बोलने का तरीका है। मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। यशपाल जी इस बात को समझेंगे जी कि उस तरीके के एक्सपीरियंस से आते हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि जब हम एक फिल्म शुरू करते हैं ना, तो एक जर्म के साथ शुरू करते हैं, एक आइडिया के साथ शुरू करते हैं। 2 लाइन का एक आइडिया होता है कि ये होता है इस कहानी के अंदर, और हमको लगता है कि ये कहानी के साथ में अच्छी तरीके से इस कहानी को बोला जा सकता है, बुना जा सकता है, स्क्रीन प्ले वगैरह जो भी, हम वहां से शुरू करते हैं। और उसके बाद में स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है, स्क्रीन के बाद डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग होने के बाद में हम पेपर के ऊपर कहानी बन जाती है। जब पेपर पे कहानी बन जाती है, अब उसके बाद आता है कि इसके अंदर जान किस तरीके से फूंकी जाए। तब हम जाकर के यशपाल जी जैसे एक्टर्स को ढूंढते हैं जो उन किरदारों को जान दे सके, उन लाइनों को अपना सके और अपना लाइन बना करके बोल सके। सडनली वही कैरेक्टर्स जो पेपर पे होते हैं वो रियल लाइफ में दिखना शुरू हो जाते हैं, और कैरेक्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है, और आपका फिल्म जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू होती है। आप फिल्म को अब आप उसको अच्छा करने के लिए अच्छा कैमरामैन ढूंढते हैं, अच्छा एडिटर ढूंढते हैं, अच्छी, जैसे ये बता रहे थे कि अच्छा एक कोरियोग्राफर ढूंढेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढेंगे, सब अच्छे अच्छे लोग ढूंढ करके अब आपने उसको सजाना शुरू कर दिया है ना। जैसे आप उसको सजाए जा रहे हैं, आप उसको संवारे जा रहे हैं, आप फिल्म को बनाते जाते हैं, और उस तरीके से एक आपकी फिल्म हो जाती है कंप्लीट। ये हो गया प्रोडक्ट। सारा प्रोडक्ट खत्म होने के बाद अब प्रोड्यूसर लग जाता है कि इसकी मार्केटिंग इस तरीके से करे, तो गिफ्ट रैपिंग शुरू होती है। इसकी गिफ्ट रैपिंग में वो टेलीविजन का मीडियम खरीदता है कि हम लोग पब्लिसिटी करेंगे, आउटडोर होर्डिंग खरीदता है, पेपर्स के फुल पेजेस लेता है, मतलब वो ऑडियंस को हर तरीके से मुतासिर करने की कोशिश करता है। देखिए हमारा फिल्म बड़ी है, बजट बड़ा है, हम अलग कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, इतना शोर होता है जिससे ऑडियंस आकर के फाइनली आए थिएटर में और पिक्चर देखे। अब आपने देखा कि फिल्म की जर्नी 2 लाइनों से निकल के धीरे धीरे बड़ी होते 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 इतनी बड़ी हो गई कि हमने लोगों को मुतासिर किया कि आओ आप फिल्म देखो। अब जब लोग फिल्म जाकर के देखते हैं, फिल्म देखने के बाद जब बाहर आते हैं ना, वो 2 लाइनें लेकर के निकलते हैं जिससे आप शुरू हुए थे। क्या बात है। ना उनको कैमरा वर्क से कुछ लेना देना, ना एडिटिंग से कुछ लेना देना, ना उनको मतलब परफॉर्मेंस कुछ लेवल तक ले लेंगे, ठीक है, ना उनको आपने क्या कपड़े पहने हैं उससे लेना देना। मैंने एक बहुत बड़े स्टार को बोला था कि वो शूट कर रहा था, फोटो शूट चल रहा था, और उसको अपने कपड़ों पे ध्यान था। उस वक्त स्टार नहीं था, अब स्टार बनाओ। तो मैंने उसको बोला कि अगर एक्सप्रेशन करेक्ट है तो कपड़ों पे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ठीक नहीं है किसी चीज पे ध्यान नहीं होगा। तो जो नए फिल्म मेकर, जो आप मुझसे पूछे थे कि फिल्म मेकर्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, एडिटर अच्छा होना चाहिए, कैमरामैन अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी कहानी को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, ये कहानी पर हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कहानी वीक है, ये सारी चीजों का कोई मायना नहीं। बिल्कुल, अगर देवदास देख करके मैं निकल के ये कहूं कि सेट कमाल था, तो फिर फिल्म का मतलब और आशिकी से फिल्म देखने के बाद निकल के बोलूंगा गाने कमाल थे,
तो फिर सर मैं आपको बताता हूँ, जी जी एन चंद्रा ने फिल्म बनाई अंकुश जी, टेक्निकली वीक फिल्म। टेक्निकली वीक इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे फोकस सॉफ्ट थे और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन फिल्म रॉ थी, दिल से बनी हुई थी, कनेक्ट था। वो जो कैरेक्टर्स थे वो आपको जीवित लगे, आप उससे रिलेट कर पाए, आपको कहानी जो है वो आपको अच्छी लगी, फिल्म चल गई। बिल्कुल बहुत अच्छी फिल्म थी रियली। उसके सामने चांदनी बार आप लगाएं, अगेन चांदनी बार was not technically a very great film, but you connected, so the content worked. But the same directors, when they made something technically superior, and the content took a backseat. And there are big stars also. So the content takes a backseat when the moment the big stars come in. There are very few big stars who work with the story and the content. Everybody else wants the content to be changed as per them. सर आमिर खान के साथ मैंने काम किया है, आमिर खान इज वन ऑफ देम। यस, वो मतलब सिर्फ मेरा रोल हावी हो ऐसा नहीं करता कभी भी। सर आमिर के साथ मैंने भी काम किया है और मुझे वो एक आदमी दिखा जिसको आप मुंह पे बताएं कि ये बकवास है और वो बकवास सुनने को तैयार है कि हाँ बकवास है, लेकिन वो ये भी पूछेगा कि बकवास क्यों है, बिल्कुल कहाँ गड़बड़ है, सही बात, और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ये इवॉल्विंग टैलेंट होता है कि अपने आप को सीमित नहीं रखता, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता। मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है जब आता है फर्स्ट लुक ऑफ दिस मच और आप उस लुक में उस एक एक्टर को देखते हो और आप उसकी 56 फिल्में पुरानी देखते हो, सब जगह वैसे ही दिखता है। आप सोचते हो फर्स्ट लुक हम लगान की शूटिंग कर रहे थे और मेला फिल्म रिलीज हुई थी और भुज में थे हम लोग और बस में सब बैठ करके पूरी टीम के लोग फिल्म देखने गए थे, हॉल में स्पेशल शो था। और फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकले बस के अंदर तो आमिर ने पूछा सबसे कि कैसी फिल्म है, और कोई बोला बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बेमन से बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला सर माफ करना, ये बहुत ही खराब फिल्म है और पूरी फिल्म में आप अपने भाई को सपोर्ट करते नजर आए बस, और बाकी परफॉर्मेंस वाइज भी मैं बोलूं चाहे वो विलेन था या हीरोइन थी या पता नहीं, मुझे मैंने कहा कुछ भी अच्छा नहीं था इसमें सर, ना परफॉर्मेंस अच्छी थी, ना कहानी अच्छी थी, ना गाने अच्छे थे, ना क्यों मतलब बनाई ये फिल्म मुझे समझ में नहीं आ रहा। पता है आमिर खान ने तालियां बजाई, बोला यू आर राइट, सबके सामने वहीं पर। सो ही इज लाइक दैट, मतलब अपनी बुराई या अपनी गलती अगर है तो है, उसको मालूम है, और उसकी झूठी तारीफ भी उसको पता लगता है सामने कौन चापलूसी कर रहा है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया सर आपने, बीज से लेके वृक्ष तक का 2 लाइनों का जो एग्जाम्पल दिया है आज, वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि जब इतना सब कुछ होने के बाद जब आदमी फिल्म देख के निकलता है। सौरभ बहुत बढ़िया, हमारी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, जी सर, जी, उसका ये सार है एक्चुअली, बिल्कुल वो 2 लाइन जिस जहां से आइडिया की शुरुआत हुई थी, वहां से बीज से अंकुर फूटा, धूप, खाद, बीज, पानी, मतलब ये सब गिरा, पौधा, वृक्ष और पेड़ बना, फल आए, इतना बड़ा होने के बाद जब फिल्म तैयार होती है और जब बाहर निकलता है बंदा, तो अगर वो 2 लाइन लेके निकलता है देन फिल्म का उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत सही बात बोली है सर आपने, रियली। सर एक छोटा सा सवाल है सर आशु सर, कि जब आप कोई कहानी चुनते हैं एज ए डायरेक्टर, आप निर्देशक के रूप में, तो उस कहानी में को एक तो क्या अप्रोच होती है उसको चुनने की कि क्यों इस कहानी को मैं बनाऊं? क्या इसलिए कि आप उसको कहना चाहते हैं या आपको इंटरेस्टिंग लगती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार ये कॉमर्शियल कंटेंट है इसलिए इसको बनाते हैं? तो क्या मतलब कहानी चुनने का क्या प्रोसेस होता है आपका, कि आप कब डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई ये फिल्म मैं बनाऊंगा? कमर्शियल कहानी बोलने का करप्शन दिमाग में आता ही है कि इसको करप्शन, मतलब कि ये फिल्म को इस तरीके से बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कहता हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसी कहानी मिलती है जो मुझे रात को सोने नहीं देती है, तो उसने मतलब उस आइडिया ने मेरे अंदर घर बना दिया, तो मुझे उसको बाहर निकालने के लिए कोई जरिया ढूंढना पड़ता है फिल्म के द्वारा, कि वो मैं फिल्म बना करके बाहर निकालूं तो मेरे अंदर से वो चीज बाहर निकले। सो इफ देयर इज एन आइडिया दैट स्टेज विद मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट कीप्स कॉलिंग मी बैक, देन आई थिंक इट डिजर्व्स अ फिल्म। बहुत बढ़िया सर,
वो जिन जो है वो बोतल से बाहर निकलना ही चाहिए। सर मैं भी कई लोगों को ये, हाँ सॉरी, नहीं मैं थोड़ा माफी चाहूंगा, मुझे कहीं और जाना है। जी जी बिल्कुल, हम समाप्ति की ओर ही हैं और हम बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर फॉर्मली। और मैं आपसे बस लास्ट बात यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपने कई स्टूडेंट से या कई जगह क्लास लेता हूँ तो यही बोलता हूँ कि अगर आप कोई फिल्म कर रहे हैं, कोई रोल कर रहे हैं या कोई रोल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको अच्छे से नींद आ रही है तो कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये मुझे सुष्मिता सेन ने बोला था। पूरा एक दिन भर का काम खत्म करने के बाद में सुष्मिता मेरे को बोली कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज काम ठीक नहीं किया, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने बोला बस यही चीज को जिंदा रखना है, क्योंकि अगर तुमको लगता है कि तुमने आज इस तरीके का मतलब निपुण काम किया है कि इससे बेहतर काम नहीं हो सकता, उस दिन इंडस्ट्री छोड़ देना। क्या बात, जब तक अंदर इस तरीके की चाह हो कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब तक वो जो भूख है वो आपको अच्छा काम कराती रहेगी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आज आपसे रूबरू होकर के। आपने अपनी लाइफ जर्नी तो आपने धीरे से सरका दी, आपने कुछ बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं सर, हमें बहुत, क्योंकि आपके विचारों से भी आपका व्यक्तित्व पता लगता है, व्यक्ति का पता लग जाता है आपकी बातचीत से, विचारों से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद हमको टाइम दिया और हम दोबारा भी कभी अगर ऐसा प्रोग्राम करें तो आपको जरूर याद करेंगे, तो प्लीज हमें सहयोग कीजिएगा। जरूर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर, इट इज सच अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी अमंग्स्ट सो मेनी पीपल एंड गुड पीपल। और ये काम आप बढ़ाते रहिए, आप आगे चलते रहिए, आप हमारा साथ जब चाहेंगे आपको हमेशा मिलेगा। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।